मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। एक नया दिन है, एक नई सुबह है और कुछ नए टॉपिक्स हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर में। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, आप लोग के सामने हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, भरपूर जिंदगी भी आप लोग अपनी गुजार रहे होंगे। सुबह का आगाज़ हो चुका है, बड़ी खूबसूरत सुबह थी और मज़े मज़े के टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन लेकर हम भी आपके सामने मौजूद है ताकि आपकी जो सुबह है उसको और भी ज़्यादा खुशगवार और प्लेजेंट बनाया जा सके। जुम्मे का आज मुबारक दिन है तो हमारी यही कोशिश होती है कि ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो खूबसूरत से कॉल के साथ करें। तो नाज़रीन, सदका और दुआ दो ऐसी चीज़ें जो किस्मत बदल देती हैं। दुआ दर हकीकत अल्लाह ताला से मांगने और अपने अहवाल से वाकिफ करवाने और उससे फजल और करम की दरख्वास्त करने का एक बेहतरीन तरीका है हमारे पास। और जिसे दुआ की तौफीक नसीब हो जाती है ना, उसके लिए आसमान से रहमतों और अनायतों के डर खोल दिए जाते हैं और ये कितनी खूबसूरत बात है। इसी तरह अगर सदके की देखा जाए तो सदके को रद्दे बला कहा जाता है। सदका हर तरह की बला को टाल देता है, इसलिए हमें सदका देते रहना चाहिए। और हमारे बड़े बूढ़े भी हैं, वो भी हमें ये कहते हैं कि जनाब जब भी आपका दिल करे या जब भी मौका मिले तो सदका ज़रूर दिया करें। और हर चीज़ का सदका होता है, इसी तरह अक्ल का भी सदका होता है। और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त किया जाए, गुस्सा करने की बजाय ना प्यार से उसे कायल करने की कोशिश की जाए। ये बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से हमारे लिए कि जनाब कोई गलत बात कर रहा होता है या कोई ओपिनियन रख रहा होता है, उसका इख्तलाफ राय होती है तो हम लोग फ़ौरन से बर्दाश्त करने के बजाय गुस्सा कर जाते हैं और लड़ाई झगड़े में मुलव्वस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बर्दाश्त कर जाते हैं, यही आपकी अक्ल का सदका भी है। तो इसी पर आज भी हमने गौर करना है और आप लोगों ने भी गौर करना है इस चीज़ पर। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। जनाब हमारा जिस्म ना एक मखसूस अंदाज में बनाया गया है जिसमें हड्डियों का भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार, लेकिन हम देखते हैं कि मसाइल तब शुरू होते हैं जब किसी को किसी हादसे का सामना करना पड़ता है और वो हड्डी के टूटने या फिर हड्डियों के दूसरे मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमारे मुआशरे में एक गलत रिवायत कायम हो चुकी है कि हम मरीज़ को लेकर हस्पताल जाने की बजाय जनाब जरा या फिर जाली हड्डी जोड़ के पास फ़ौरन से ले जाते हैं। और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं जिनमें हमने देखा है कि अक्सर जरा या फिर जो जाली हड्डी जोड़ पहलवान कहलाने वाले उस मरीज़ की हड्डी को ठीक तो दरकिनार मजीद ख़राब कर देते हैं और ऐसे में मरीज सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है और वो जरा ये कहकर बरिओ-ज़िम्मा हो जाता है कि मरीज़ की हड्डी ठीक हो ही नहीं सकती है। जदीद दौर का ये ज़माना है और टेक्नोलॉजी ने जहाँ सेहत के दूसरे शोबों में तरक्की की है ना, वहीं पर हड्डियों के मसाइल को भी हल करने के लिए बहुत से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि लोग हड्डी को जुड़वाने के लिए जरा या फिर पहलवान का रुख करते हैं? अवेयरनेस की कमी है या किस चीज़ की कमी है? क्या हड्डियों के मसाइल का ऑर्थोपेडिक में कोई इलाज दस्तयाब नहीं है? तो हड्डी के मसाइल के लिए जरा की बजाय ऑर्थोपेडिक सर्जन से रुजू के लिए आगाही कितनी अहम है, ये सब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अकमल ज़ैब है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये जो सबसे पहले तो बताइए, फ़ौरन से जो डॉक्टर के पास भागने के बजाय हम लोग जरा या जो जाली लोग होते हैं इनमें भी मौजूद हैं जो अपने आप को पहलवान कहते हैं, हड्डी जोड़ने वाले लोग कहते हैं, क्या वजह है उनके पास लोग ज़्यादा तादाद में जाते हैं ना कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं? देखें, ये हमारे माशरे की एक बदकिस्मती है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे माशरे का जो गैर पढ़ा लिखा तबका है जी, उन लोगों का वो लोग हॉस्पिटल आने, हॉस्पिटल जाने, हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। उनको हॉस्पिटल के मामलात का बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो कहते हैं कि हम किसी भी टाइम एक जरा के पास जाएंगे या जाने से भी बेहतर होगा हम उसको अपने घर ही बुलाएंगे, वो आगे पट्टी कर जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसे नहीं होता। अस्पताल में आपको पता है हॉस्पिटल में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक इंडोर डिपार्टमेंट होता है, एक आउटडोर डिपार्टमेंट होता है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। हर मर्ज की अपनी अपनी नोयत होती है। कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जो आउटडोर में डील होने हैं, कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जो इंडोर में डील होने हैं, कुछ इमरजेंसी में डील करने वाले। लेकिन हमारे मेजॉरिटी लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जिस बीमारी से वो गुजर रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट में जाके डील होने वाली है। जब वो 2, 3, 4 दफ़ा हॉस्पिटल जाते हैं उनका दे फेस बैड एक्सपीरियंसेस। जब वो बैड एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो अगली दफ़ा वो हॉस्पिटल जाने से वैसे ही कतराने लगते हैं
अनटिल एंड अनलेस कोई डाइंग लेकिन वो इमरजेंसी बैड एक्सपीरियंस कहाँ से फेस होता है? हॉस्पिटल का अमला नहीं अच्छे तरीके से ट्रीट कर पा रहा होता, क्या वजह होती है? देखें, आपका आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत अच्छा, ठीक है। ये पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आम जनरल कंसेप्ट ये है कि हॉस्पिटल के अमले के हमारे साथ बात करने का तरीका ठीक नहीं है, डॉक्टर बात ठीक नहीं करते, डॉक्टर कुछ बताते नहीं हैं, टाइम नहीं देते। उसमें मुख्तलिफ मुश्किलात हैं, मसाइल हैं। आप देखते हैं कि मेरे ख्याल में आपके लाहौर की आबादी पिछले 15 से 20 साल में 4 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन जब आप पीछे तारीख में नज़र दौड़ाते हैं तो पिछले 25 साल में जना अस्पताल के बाद से लेके आज तक कोई सरकारी सेक्टर का हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। हमारा ट्रॉमा बेतहाशा बढ़ चुका है। हमारे मसाइल, हमारे अमराज, हमारी आबादी के लिहाज से हर चीज़ बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। अब होता यह है कि मतलब मैं जना अस्पताल से हूँ, तो जना हॉस्पिटल जो हमारी ऑर्थोपेडिक आउटडोर डिपार्टमेंट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, उसमें हमें एक कमरा अलॉट है। एक कमरे में आप टीचिंग हॉस्पिटल का एक कमरा है जहाँ पे बैठ के आपको ओपीडी करनी है, और हम राउंड अबाउट 400 पेशेंट्स डेली देखते हैं। दिस इज अ मैसिव नंबर कि आप 400 मरीज एक दिन में देखें, ठीक है। आप बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाते हैं, बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब बैठते हैं, तो डेली की रेशियो 15 से 20 मरीजों की होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे आप एक दिन में 300 to 400 पेशेंट्स को टैकल करते हैं। जब पेशेंट को 300 to 400 पेशेंट को अपनी बारी का इंतजार भी करना पड़ेगा, उनको स्लिप भी बनवानी पड़ेगी, उनको लाइन में भी खड़ा होना पड़ेगा। इस चीज़ से लोग अवॉइड करते हैं, इसी चीज़ से लोग नालां होते हैं, और इसी चीज को लेके लोग खाइफ होते हैं सरकारी अस्पताल में आने। लेकिन डॉक्टर्स की भी तो कमी देखी जाती है ना? डॉक्टर्स की कमी एक मसला है, और इस मसले को जाहिर सी बात है पूरा करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल्स में स्लॉट्स हैं, डॉक्टर्स की सीट्स हैं, वो वही हैं जो आज से 25 साल पहले होती थी, जिनको ना तो आबादी के तनासब से बढ़ाया गया, ना अमराज के तनासब से बढ़ाया गया। जो आज से 25 साल पहले जहाँ खड़ी थी वो आज भी नहीं है। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, कोई चीज़ उसमें रद्दबदल नहीं किया गया। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लोग जराब के पास जाते हैं उनका बड़ा फर्म बिलीव होता है कि हम इसके पास जाएंगे, 1 या 2 पट्टी के बाद हमारा जो मसल है या हमारी जो हड्डी है वो ठीक हो जाएगी, और होता भी यही है, हो भी जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान का जो जिस्म है ना, ये कुदरती नमूना है, कुदरती शाहकार है, आप इसको कह लें। जब भी इंसान किसी बीमारी से गुजरता है ना, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपकी बॉडी खुद उस बीमारी के अगेंस्ट फाइट करती है। ठीक है। इसको और सादा लफ्जों में ऐसे कहेंगे कि आपकी बॉडी खुद उस बीमारी के अगेंस्ट डॉक्टर बन जाती है। ठीक है। जितनी आपकी बॉडी में जान है, आपकी बॉडी स्ट्रगल करने की, फाइट करने की कोशिश कर रही होती है बीमारी के साथ। एक टाइम आता है जब आपकी बॉडी उस बीमारी से हार जाती है, तब आप बेड पे गिरते हैं। नहीं तो उस टाइम तक बंदा बीमार होने के बावजूद चलता फिरता रहता है। हाँ जी। अब होता ये है कि जब फ्रैक्चर हुआ, अब फ्रैक्चर्स की टाइप्स होती हैं, एक एक फ्रैक्चर की 10-10 किस्में, ठीक है। कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको शायद जरा के पास जाने की भी जरूरत नहीं होती, वो अगर आप घर में ही रेस्ट कर लें तो वो जुड़ जाती हैं। सही। ठीक है। कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको थोड़ी बहुत अगर आप इमोबिलाइजेशन करें, मेहनत करें, मरीज को काउंसल करें, अच्छी खुराक दें तो वो जुड़ जाती हैं। कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट करके भी नहीं जोड़ सकते, उनको अल्टीमेटली आपको ऑपरेट करके ही जोड़ना पड़ता है। ये जो टाइप्स होती हैं और इसका तरीका इलाज क्या होगा फ्रैक्चर का, ये डिसाइड करना ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अगर एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि जी पिछली दफ़ा या हमसाये की हड्डी टूटी थी, उसने वहाँ से बंधवाई थी तो उसकी हड्डी जुड़ गई थी, हो सकता है उसका फ्रैक्चर का टाइप ए हो, आपका फ्रैक्चर टाइप सी हो। टाइप ए को कंजर्वेटिवली जोड़ना मुमकिन था, टाइप सी को कंजर्वेटिवली जोड़ना मुमकिन ही नहीं होगा। तो इस चीज़ का लोगों को नहीं पता होता। ऐसे ही है। लेकिन अगर हम जराह के पास जाते हैं, उसको भी इस चीज़ का इल्म नहीं होगा। जाली अगर जो हम इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो किस तरह की मजीद बीमारियां, हड्डी के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं? देखें, आम लफ्ज़ों में कहा जाता है कि हड्डी के जो मसाइल होते हैं ना, ये बड़े पेचीदा होते हैं। अगर तो आपकी हड्डी ठीक जुड़ जाती है तो वेल एंड गुड, यू हैव अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ पाती तो पेशेंट जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए मोहताज हो जाता है, एक माजूर हो जाता है। एक ऐसा शख्स जो अपना काम करता था, चलता फिरता था, कारोबार करता था, अगर उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है,
वो किसी जरा के पास जाता है, जरा उसे पट्टी बांध देता है और वो मेल यूनियन हो जाती है या गलत जुड़ जाती है। अच्छा। ठीक है, या अपनी जगह से आगे पीछे जुड़ जाती है तो उसकी टांग छोटी बड़ी हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो एक वो बंदा जो अपना काम करता था, कारोबार करता था, वो उस सर्कल से निकल के एक हैंडीकैप सोशल सर्कल में चला जाता है और वो सारी जिंदगी के लिए अपनी फैमिली पे, अपनी सोसाइटी पे बोझ बन के रह जाता है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। मैं तो फिर कहूँगा कि आज लाहौर न्यूज़ ने जो पॉइंट उठाया है, हमारी सोसाइटी में जराहों की भरमार है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई क्वैकरी पे एक्शन करने वाला नहीं है। इतने इतने बड़े हॉस्पिटल्स ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा सीएम पंजाब सरगोदा गए, वहाँ जाके 5-6 डॉक्टर्स को टर्मिनेट कराए। उस टर्मिनेशन पे लाहौर भर के 7 टीचिंग हॉस्पिटल मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ता के करीब बंद रहे। अच्छा। एहतजाज हुआ, फिर वो डॉक्टर्स बहाल हुए। बजाय इनके कि आप डॉक्टर्स पे एक्शन लें, आप पूरी सोसाइटी पे एक्शन लें। जो क्वैकरी कर रहे हैं, जो लोग मिसनोमर हैं हमारी सोसाइटी में, जिन लोगों की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और क्वैकरी या जराही की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा इजाज़त होगी उतने ज़्यादा आपके सोसाइटी में जो हैंडीकैप्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे लगता है डॉक्टर से ज़्यादा जराहों की जो है ना तादाद बढ़ती जा रही है। इनकी तादाद क्यों बढ़ी है? एक्शन नहीं लिया जाता इनके खिलाफ? हम एक्शन देखते हैं इंतजामी की तरफ से लिया जाता है, लेकिन दोबारा से वो कहीं और जाके अपने डेरे देखिए, मैं आपको बताऊं, एक एक्शन वो होता है जो इंतजामी तौर पे लिया जाता अच्छा। है, एक एक्शन वो होता है जो प्रैक्टिकली लिया जाता है। ठीक है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे कि ये काम नहीं होने देना तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं कर सकती। देयर इज ओनली वन पावर एंड दैट इज स्टेट। अगर स्टेट ना चाहे तो वो काम नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे इलाके हैं या ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहां 90% आबादी का रोजगार ही हड्डियों को जोड़ना है। ठीक है, जिला उकाड़ा के करीब एक गांव है, उसका नाम मेरा ख्याल यंगपुर के नाम से वो जाना जाता है। अच्छा। और वहाँ की 90% आबादी फेमस है कि वो हड्डियाँ जोड़ते हैं और उनका कारोबार ही हड्डियाँ जोड़ना है। अच्छा। तो क्या गवर्नमेंट के लिए या ज़िलाई हुकूमत के लिए एक शहर के एक गांव की आबादी को कंट्रोल करना कि वो ये काम ना करें कोई मुश्किल अमल है? हरगिज़ नहीं। ये एक आसान तरीन अमल है, लेकिन मेरा ख्याल इरादे नहीं है, इल्म नहीं है चीज़ों का, उस तरह से वसाइल नहीं है कंट्रोल करने के। अगर करना चाहें तो स्टेट के लिए कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन स्टेट को ये भी तो देखना चाहिए कि डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, वसाइल की भी कमी है हमारे वहाँ पे। तो उस हवाले से आप लोगों की बात होती है किसी से? देखिए मैडम, वो टाइम गुजर चुका है जब डॉक्टर्स की कमी होती थी। अब हमारी सोसाइटी डॉक्टर एनरिच है, डॉक्टर्स की भरमार है। आप एक छोटे से छोटे जिले में भी चले जाएं, हर जगह पे आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलेगा, हर जगह पे आपको ऑर्थोपेडिक सेटअप मिलेगा, हर सरकारी अस्पताल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट कायम है, हर डीएचक्यू में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट कायम है जहां 4 से 5 ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर्स तैनात हैं। ठीक है, एक टाइम वो होता था जब स्पेशलिटी का दौर नहीं था, आपको स्पेशलिस्ट मिलते ही नहीं थे। आप स्पेशलिस्ट को मिलने के लिए आपको या तो ऑल द वे लाहौर आना पड़ता था या कराची जाना पड़ता था। अब वो टाइम नहीं है। अब तो हर शहर में, हर इलाके में ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद है। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उनसे काम ले। अगर वो काम नहीं करते तो उनको रिप्लेस करे, उनकी जगह किसी ऐसे फर्द को लगाया जाए जो काम करने वाला हो, जो लोगों को अपना दर्द समझ के ट्रीट करे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हर हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट भी मौजूद है, डॉक्टर्स भी, ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद है, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर अवेयरनेस की कमी है कि लोगों को पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है उनके? डेफिनेटली अवेयरनेस की कमी है। लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से खाइफ हैं। हमारा सिस्टम इतना स्लगिश है, हमारी चीज़ें इतनी स्लगिश हैं कि सिस्टम, मरीज़ और डॉक्टर तीनों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। तो मरीज़ इन तीनों ब्रिजेस से गुजरते हुए कहीं ना कहीं कतराते हुए दूसरी साइड पर निकल जाता है। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या इकदाम कर सकते हैं आपको लगता है? देखें, सबसे पहले नंबर पे तो क्वैकरी के अगेंस्ट बड़ा सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। मुझे याद है 2017-18 में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक दफ़ा ऑर्डर किए थे कि आप ये क्वैकरी को बंद करें, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे सारे क्वैक्स बंद चाहिए। तो आप यकीन करें, लोग अपनी दुकानों को, अपने हॉस्पिटल, जो जाली हॉस्पिटल्स को, जाली क्लिनिक्स को बंद करके भाग गए थे। पुलिस का एक्शन था, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्शन था, और विद इन 24 आवर
क्वैकरी का नामो निशान ख़त्म हो गया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए क्वैकरी के अगेंस्ट। नंबर 2 पे लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। आप देखें कितनी तेज़ी से पिछले 2-3 महीने में इस मुल्क में सियासी बयानिए बनाए गए और उनको बना के मुल्क के हालात कैसे कैसे तब्दील किए गए। तो ये तो एक छोटा सा बयानिया है, इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लोगों को अगर इस कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाए तो ये कोई तमाम मुश्किल तर चीज़ें जो है जो गैर कानूनी तौर पर हो रही हैं इन पर हम लोग काबू पा सकते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान डॉक्टर अकमल ज़ैब मौजूद है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से हमने जनाब ये ख़ास तौर पर टॉपिक रखा था ताकि आप लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा सके। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हड्डियों के इलाज के, तो जनाब जहां जदीद टेक्नोलॉजी ने सेहत के शोबे में तरक्की की है ना, वहीं पर टेक्नोलॉजी और दौरे जदीद में आप कारोबार भी बहुत आसानी से एक मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क में कर सकते हैं। जनाब ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अमेरिका यहाँ पे कनाडा नहीं जा सकते तो कोई मसला ही नहीं है। आप यहाँ पर रह के मतलब कि पाकिस्तान में रहकर अपना कारोबार वहाँ पर लाजमी कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। इंटरनेट से लाखों कमाने के इश्तिहार तो हम सब ने देखे हुए होते हैं। उन इश्तिहारात की मदद से लोगों से बहुत सारे पैसे, लाखों रुपए समेटे जाते हैं और शॉर्टकट्स सिखाए जाते हैं उन्हें। और हाल ही में अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में शामिल किया था, जो एक खुशाइन बात थी हमारे लिए कि आप पाकिस्तान में बैठकर भी अमेज़ॉन पर काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि कुछ ही अरसे के बाद अमेज़ॉन ने 5000 के करीब पाकिस्तानियों के अकाउंट्स बंद कर दिए। अमेज़ॉन का कारोबार बहुत तरक्की के मौके फराहम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेज़ॉन पर काम करने के लिए कुछ कवायद ज़वाबित भी रखे गए। क्या वजह है कि अमेज़ॉन ने इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है? वो कौन कौन से कानून हैं जिनको ड्रॉप शिपिंग के वक्त देखना बहुत ज़्यादा लाजमी है? क्या अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी कोई कारोबार का मॉडल मौजूद है? अगर है तो वो क्या है? ये सब जानेंगे। जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद अलवी हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। फ़ाहद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाहद साहब ये जो अल्लाह करके अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया, बड़ी खुशाइन बात थी। हमने सोचा कि हमारी अपॉर्चुनिटी एक मिल गई है कि हम इंटरनेशनली लेवल पर कारोबार कर सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा या किसी और के तरले नहीं करने पड़ेंगे कि हमें अकाउंट बना के दो, यहाँ पे बैठ के सारा कुछ हो जाएगा। 5000 से ज़ायद अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तानियों के ब्लॉक किए गए। क्या वजह है इसकी? इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंट को आपको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। सही। इसको मैं 2 या 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो ये कि सबसे पहले लैक ऑफ समझ लें कि एक्नॉलेजमेंट, हमारे पास अवेयरनेस इतनी नहीं है कि अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इट्स नॉट बीन कि आपने उसको लोकल की तरह प्रोसीज नहीं करना। अमेज़ॉन के कुछ कानून हैं और ज़वाबित हैं, आपने उसको ख्याल रखना पड़ता है। तो अकाउंट बनाते वक्त आपने उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग जो है वो सही तरह करने होते हैं। अमेज़ॉन 3 चीज़ों का बहुत ख्याल करता है। सबसे पहले कि जो बंदा है वो वेरीफाई करना ज़रूरी है कि जो बंदा आप अकाउंट बना रहा है ही शुड बी कि उसके जो आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी के होने चाहिए। अच्छा। और लीगल होने चाहिए। ठीक है। जो दूसरी चीज़ अमेज़ॉन कंफर्म करता है कि आपने जो अपना रिजाइडिंग एड्रेस दिया हुआ है वो रिजाइडिंग एड्रेस आप ही का है या नहीं है। अच्छा। तीसरी चीज़ जो अमेज़ॉन कंफर्म करता है कि जो आप बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस होनी है वो भी आपसे बिलोंग करता है कि नहीं करता। अच्छा, बैक एंड पे इसका जो एल्गोरिदम है वो तीनों चीज़ों को मिलाकर एक यूनिक आईडी बना देता है जो एक कंफर्मेशन देता है कि ये बंदा वैलिड बंदा है। तो एक तो ये रीज़न है कि हम लोगों को इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट नहीं है और हम लोग सही तरह इंफॉर्मेशन लिए बगैर अकाउंट ओपनिंग करते हैं जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होते हैं। दूसरा अनफॉर्चुनेटली सही के साथ गलत भी होता है। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो जल्दी जल्दी कमाने के चक्कर में अनएथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं और
अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशन और वायलेट को वायलेट करते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंशन होते हैं। ये जो 5,000 से 7,000 का अकाउंट की फ़िगर हम लोगों के सामने आई है, एज़ पर माई नॉलेज ये वो फिगर्स उसके अंदर है जिसके अंदर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट किया है। अच्छा। आपने एक डिलीवरी कमिटमेंट की और Okay. डिलीवरी नहीं किया तो उसके अंदर कुछ ODR होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेशो, आपने उसको वायलेट कर दिया है। आपने इनवॉइस सही सबमिट नहीं की, आप टैक्सेशन प्रोसेस को नहीं जानते। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें के अनअवेयर हैं, और जैसे ही अमेज़ॉन का एल्गोरिदम आपकी हर चीज़ को ट्रिगर करता रहता है तो एट द एंड आपको सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन फायद साहब, ये एक ही दफ़ा करने में आपको ब्लॉक कर दिया जाता है अकाउंट, या मल्टीपल टाइम्स आपकी ये नहीं चीज़ जी। होती है तभी होता है? नहीं जी, बिल्कुल एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलता है। अमेज़ॉन आपको वार्निंग देता है, एक अच्छा। दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इवन कि जब आपका ODR हाई हो रहा है तो उसकी परसेंटेज है कि सही। आप बार बार जो है वो क्लाइंट आपको जो कंप्लेन कर रहा है कि आप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रहे, आपने उनसे पैसे ले लिए हुए हैं तो आप ऑर्डर डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, उसका मटेरियल डिलीवर क्यों नहीं कर रहे। तो एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, फिर अमेज़ॉन आपको एक चांस देता है अच्छा। कि आप इसकी सफाई पेश करें कि आपने ये जो वायलेशन की है ये क्यों वायलेशन की है। अगर आप कहते हैं कि जी गलती से हो गई, या मैं मेरी थर्ड पार्टी जो डिलीवरी सेशन है वो नहीं कर सका, या मैं इंटरनेट की फैसिलिटी का इशू था, कोई भी था, आप जेन्युइन रीज़न दें, अमेज़ॉन उसको समझता है चीज़ों को और वो आपको अकाउंट रीइंस्टेट कर देता है। अच्छा। लेकिन अगर आप वायलेट कर रहे हैं और जानबूझ के वायलेट कर रहे हैं तो अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, दे नो के दैट यू आर प्लेइंग विद देम। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये 5 से 7,000 का फिगर एक आया है, और ये क्यूमुलेटिव फिगर है, इसमें मल्टीपल रीजंस मौजूद हैं कि जिसके तहत जो है उन्होंने अकाउंट्स को जो है वो डिसेबल किया है। तो इससे किस तरह बचा जा सकता है, फिर क्या क्या हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों की वजह से आपके सस्पेंड होते हैं अकाउंट। आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स जो आपसे ही बिलोंग करते हैं, और आपको अपलोड करने से पहले ही इस चीज़ के ऊपर पूरी एक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जब एक दफ़ा पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली कि ये डॉक्यूमेंट इस तरह चाहिए, तो अब आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं जिस पे एड्रेस आपने लिखा हुआ है हाउस नंबर 137 और स्ट्रीट नंबर 9, और दूसरा आप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड जिसके ऊपर हाउस नंबर 1 और स्ट्रीट नंबर 6 लिखा हुआ है। तो ये एक कन्फ्लिक्शन है जो कि आपके एड्रेस को वेरीफाई नहीं करता। आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, या अगर ओपन हो गया फर्स्ट टाइम तो रीवेरिफिकेशन में सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा। जी हाँ, इस तरह आपको एक तो ये, और दूसरा काम शुरू करते वक्त देखें, हम लोगों को हर चीज़ का एक कायदा है, उस कायदे के तहत जब बिजनेस करेंगे तो अमेज़ॉन लव टू डू बिजनेस विद यू। तो अमेज़ॉन कभी भी आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं करेगा अगर आप उसके लॉज के मुताबिक कर रहे होंगे। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसके अंदर सिंस लॉन्ग 2-2, 3-3 साल से अकाउंट चल रहे हैं, कोई सस्पेंशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सडनली एकदम से इतनी सस्पेंशन क्यों आई? बिकॉज लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और कवायद ज़वाबत को नहीं देखते और उनको क्रॉस करते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से सस्पेंशन होती है। तो ये जिनके अकाउंट्स बंद हुए हैं, क्या दोबारा से ये हो सकते हैं, बहाल हो सकते हैं और दोबारा से काम कर सकते हैं, या नहीं ये परमानेंट बंद हो गए? जी, इसके अंदर अमेज़ॉन के कुछ सेक्शन 3 हैं, सेक्शंस होते हैं जिसके तहत कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट कुछ किया या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, तो फिर तो ये अकाउंट अमेज़ॉन आपके रीइंस्टेट नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है सस्पेंशन की तो आप उनको पेश करें, वो आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर देंगे। ठीक है, ये तो कुछ अकाउंट्स के हवाले से फायल साहब हमारी इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस में इजाफा हुआ है कि किस तरह हमने इनको सस्टेनेबल रखना है। दूसरा ड्रॉप शिपिंग और भी बहुत सारी होलसेल के हवाले से, और FPL और ये चीज़ें भी है, PL के हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं। ये चीज़ें क्या है, किस तरह इनको इनिशियल स्टेज पर हम लोग शुरू कर सकते हैं, और जो अपकमिंग जनरेशन है या फिर जो शुरू में अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं स्टार्ट, वो कर सकते हैं इस चीज़ को? जी हाँ, बिल्कुल। अमेज़ॉन के 3 मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, उसको हम आर्बिट्राज भी कहते हैं। जो प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड होता है जी। आपने अपने ब्रांड के ऊपर काम करना होता है, और A to Z आप अमेज़ॉन तक USA, UK, यूरोप कहीं पे भी लॉन्च करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांड के नेम से लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा। ये प्राइवेट लेबल कहलाता है। प्राइवेट लेबल हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी इसमें ज़्यादा है
इसमें ज़्यादा देर तक आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, बिकॉज आपने अपने ब्रांड के ऊपर काम किया है, आपको पता है और आपकी चीज़ क्वालिटीज़ अमेज़ॉन के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप शुरू से वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप एल्गोरिदम को स्टडी करें और अमेज़ॉन के प्राइवेट लेबल के ऊपर काम करें, ये लॉन्ग टर्म है। अच्छा, कुछ लोग होलसेल मॉडल्स के ऊपर भी बात करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। होलसेल का मॉडल भी अमेज़ॉन के ऊपर किया जा सकता है। होलसेल के अंदर आप किसी ब्रांड को पकड़ते हैं, कोई भी ब्रांड, वेल नोन ब्रांड हो सकता है, आप उस ब्रांड की चीज़ को ही सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर आपको ब्रांड बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो एक वेल नोन ब्रांड कोई भी आप ले लीजिए, जैसे नाइकी है, तो वो अब आप उनके ही ब्रांड्स को सेल आउट स्टार्ट कर देंगे तो ये होलसेल मॉड्यूल में आ जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा मार्केटिंग दरकार नहीं होती। डे फर्स्ट से आप उनके साथ सिर्फ रीसेलर सर्टिफिकेट लेंगे या उनसे परमिशन लेंगे कि जी मैं आपका ब्रांड सेल करना चाहता हूँ, और दे विल गिव यू द परमिशन और आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, ये कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है? जी देखें, दो मॉडल हैं आजकल। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एज ए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हाँ जी। और फ्रीलांसिंग में एज ए विजुअल असिस्टेंट काम करते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बिल्कुल $5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, $2,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको खुद आता है। अगर आप VA हायर करना चाहते हैं तो आप VA हायर कर दें, जो आपके लिए काम करेगा, और वो पाकिस्तान से भी हो सकता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे VAs क्रिएट हो रहे हैं माशाल्लाह। तो वो होलसेल के मॉडल के ऊपर आपके साथ काम कर सकते हैं, PL पे काम कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। बट जी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है, मार्केट टू मार्केट वेरी करती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और कौन सी मार्केट में लेके जा रहे हैं। अब US की मार्केट बड़ी मार्केट है, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। हाँ तो जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको मार्केटिंग स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे तो आप $2,000-3,000 से भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो एक्सपर्ट राय जो वो यही होती है कि आप अगर बड़ी मार्केट में जा रहे हैं तो बड़े बजट में जाएं, $20,000, $30,000, $40,000 से आप जाएं, ताकि आपकी सस्टेनेबिलिटी और रिटर्न्स जो है वो ROI उस हिसाब से आ सके। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट की जैसे आपने बात की है, इसका भी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर किस तरह जाके काम किया जा सकता है, किन किन फील्ड में काम किया जा सकता है? विजुअल असिस्टेंट जो है वो हमारा एक समझ लें एक जॉब का ही है, लेकिन जो आप फ्री हैं, आज़ाद हैं, किसी ऑफिस में बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। आप VA हो सकते हैं अमेज़ॉन के, आप VA हो सकते हैं eBay के, वॉलमार्ट के, ये डिफरेंट आपके पोर्टल्स हैं जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है, अब दराज के VAs भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप दराज का काम जो है आप हैंड ओवर कर दें, इन्वेस्टमेंट करें, अब वो आपके लिए काम करेंगे। सीखने की क्या ज़रूरत है? मतलब जो आपको देख रहे हैं वो ये आसान अल्फाज में या ये जानना चाहते हैं कि VA एक्चुअली है क्या, इसमें हम क्या सीख सकते हैं अगर हम इसको अडॉप्ट करें तो? देखें, अगर खाली हम लोग प्राइवेट अमेज़ॉन के प्राइवेट लेबल के अंदर बात करें ना, हाँ तो प्राइवेट लेबल खाली प्राइवेट लेबल नहीं है, उसके अंदर 20 से 25 ऐसे स्किल्स छोटे छोटे मौजूद हैं जिससे अर्निंग की जा सकती है। अच्छा, इसमें कैसे की जा सकती है? ये एक सिंपल एक डोर है, बड़ा डोर है, जैसे ये खुलता है तो मैं अगर ID क्रिएशन, अब ID क्रिएशन हर बंदा नहीं कर सकता या हर बंदा करना नहीं चाहता। ID क्रिएशन का मतलब ये है कि अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल आपने उसके ऊपर अपना ID बनाना है। वैसे तो सिंपल है, जैसे आप Gmail का अकाउंट बनाती हैं, बट उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड, फिर अगर आपने USA में LLC बनाकर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो इसके लिए ये अब ये पूरा डिवीज़न खुल गया। अब इसके अंदर आपकी इनकम स्ट्रीम पर पड़ी हुई है। तो ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा भी नहीं, विच आप कह सकते हैं कि जिन्होंने इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया है, वो घर बैठ के इस सर्विस को देना शुरू करें तो दे कैन अर्न अप टू $2,000 अ मंथ। अच्छा जी हाँ। तो ये उसके बाद फिर अब किसी अमेज़ॉन की जो फ़ोटोशूट है, ये एक स्पेशल फ़ोटोशूट है। अब उसके अंदर जो प्रोडक्ट जाता है, अब देखें, अब आप पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अब मैं छोटे छोटे पोर्शंस की बात कर रहा हूँ। हाँ अब उसके अंदर एक पोर्शन फ़ोटोशूट का है। अगर आपके पास कैमरा की सहूलत मौजूद है घर में और आप प्रोडक्ट की फ़ोटोशूट करें, तो आम जो फोटोग्राफ़र है वो अगर 15,000 ले रहा है, तो ये वाला फ़ोटोशूट जो फोटोग्राफ़र है वो $250 लेगा एक प्रोडक्ट को शूट करने का। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि अब वो स्किल क्या सीखना चाहता है कि उस प्रोडक्ट की टेक्निक है कि उसने किस तरह लेने हैं, उसको विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करनी है। इस तरह हर जो सेक्शन है उसके बारे में स्किल्स हैं। अब अमेज़ॉन की स्किल्स को आप कैसे सीख सकते हैं? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो घर बैठे हुए देख रहे हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स। आप वो जब स्टार्ट करेंगी तो उसके लिए उन्हें किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ अटैच हो जाएं
कुछ ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, उनके ऊपर ग्रुप के साथ अटैच हो जाएं तो वो अपने क्वेश्चंस को करें। आफ्टर वो सारी वीडियोस देखें कि इसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट कैसे लगाना है, कहाँ से ख़रीदना है, कितने का ख़रीदना है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँ मैं, इसको मैंने यूएसए कैसे पहुँचा सकती हूँ। तो ये सारी जब आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो फिर आपको कुछ हल्की गाइडेंस चाहिए होती है, कोई मेंटरशिप चाहिए होती है। ये ज़रूरी है कि किसी नेटवर्किंग में आएंगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मिलते जाएंगे। आफ्टर पासिंग ए 6 months ऑफ टाइम पीरियड के 6 महीने जब आपने गुजारे तो आप देखेंगे कि आप वही लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देंगे। और ये बात बिल्कुल कोई मिथ नहीं है कि आप नहीं कमा सकते। आप देखेंगे कि आफ्टर यानी एक अच्छा टाइम पीरियड अगर आप फोकस होकर कर रहे हैं, डेली 2 घंटे दे रहे हैं, तो 3 से 4 महीने के बाद आप $500,000 घर बैठे कमा सकते हैं। अच्छा, जी हाँ, मतलब ये है कि आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जब आप इसको सीख जाते हैं तो आप बाकायदा से आमदनी आपकी आना शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें लेकिन जैसे फायद साहब आपने ये बात की है कि प्रोडक्ट हंटिंग का भी बड़ा एक इशू है कि हमने प्रोडक्ट किस तरह हंट करना है, कौन सी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी एक पूरा प्रोसेस है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस है, इसको समझना पड़ता है। और यही रीज़न है कि आपको जितना अपने ऊपर टाइम लगाएंगे अच्छा, और उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को सीख सकेंगे। अब सीजनल प्रोडक्ट्स है कि नहीं है, वेरिएशंस होनी चाहिए कि नहीं है, कौन सा कलर बेचना है, कौन सा नहीं बेचना। अच्छा, अभी जैसे कोविड आ गया तो कोविड अफेक्टेड आइटम तो नहीं है, ये सारी स्टडीज़ और असेसमेंट आप कर सकते हैं। और ये असेसमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट आप लेके जाएंगे मार्केट में, तो ज़ाहिरी बात अब आपने इतना काम किया हुआ है तो वो प्रोडक्ट फिर लॉन्ग टर्म पे चलेगी। लेकिन आप इन चीज़ों को असेसमेंट को नहीं करेंगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट अपनी भी ज़ाया कर सकते हैं और इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया कर सकते हैं। तो इस असेसमेंट को आप करें। इसीलिए जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ कि वीए के लिए टाइम फ्रेम जितना वो टाइम अपनी उसके ऊपर ज़ात के ऊपर लगाएगा उतना ही वो अपनी स्किल्स को ग्रूम कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा विजुअलाइजेशन के लिए पूरी लॉन्च को ही स्टडी करे। अच्छा। अगर उसको कोई फोटोशूट का लग रहा है, लिस्टिंग बना सकता है, सिर्फ हंटिंग कर ले तो हंटिंग की प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट $100 में मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है। कि वो असेसमेंट के साथ जाए कि जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये अच्छी बिकती है, तो वो फाइवर, अपवर्क, इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा, उनके ऊपर वो अपनी गिग्स को बनाकर उसको सेल कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। मतलब अगर हमें पता चल गया कि हमारे अंदर ये स्किल है, या सपोज कि हमने फोटोग्राफी करनी है उधर अमेज़न में, तो हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जाके इस चीज़ को कर सकते हैं? देखें 10 से 12 से बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जी मेरे पास ये चीज़ है, मैं ये बेच सकता हूँ, मेरा ये पोर्टफोलियो है। तो अब वो पोर्टफोलियो आप क्रिएट करें। अपवर्क है, फाइवर है, अच्छा। फ्रीलांस है, गुरु है, इस तरह के डिफरेंट फ्रीलांस की वेबसाइट्स हैं। आप उनके ऊपर जाएं, अपनी पिक्चर लगाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, बताएं कि मैं प्रोडक्ट हंट करने का माहिर हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, और वो आप प्रेजेंट करें। तो वो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो आफ्टर फ्यू टाइम आपको खुद ब खुद कस्टमर जो रीच करेंगे, आपके इंटरव्यू करेंगे, और वो अब्रॉड पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, आपको यूएस, यूके और डिफरेंट जर्मनी, यूरोप, कहीं से भी क्लाइंट जो है वो आ सकता है। लेकिन फायद साहब ये इस प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, अपनी प्रोफाइल बनाते हुए कोई चीज़ों का, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें? कुछ ऐसी चीज़ें पॉइंट्स में लिखें, क्या ऐसा हमें हाईलाइटेड करनी चाहिए चीज़ें? इसके लिए स्पेशली आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि हम किस कैटेगरी और किस निश में जा रहे हैं। लेट्स सपोज अब मैं कहता हूँ कि मैं वीए हूँ, विजुअल असिस्टेंट हूँ अमेज़न का, तो मुझे अब अमेज़न के मुतालिक जो मेन कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स को मैंने अपने गिग्स में लिखना है। अच्छा। अब आपके डायरेक्शन जो है, आपकी सिमत है, वो सही होनी चाहिए, उस तरफ जो आप बता रहे हैं तो वो आपके पास स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक स्किल मौजूद नहीं है और सिर्फ कस्टमर को लेकर आने के लिए आप वो स्किल्स अपने उसके ऊपर लिख लेंगे, तो कस्टमर आ जाएगा लेकिन बाद में आपके पास वो बिजनेस नहीं आ पाएगा। अच्छा। बिकॉज आप उसको नहीं, तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है आपको, डुप्लीकेशन से अवॉइड करना है, आपने कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। अपनी पोर्टफोलियो को जितना अच्छा विजिबल करके आप लिखेंगे उतना ज़्यादा कस्टमर के लिए अट्रैक्शन है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन के साथ अपनी फेसबुक प्रोफाइल भी डालें कि जी मैंने अच्छा। फिर जो आपने काम कर चुके हैं आप उन काम की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, अच्छे रिव्यूज़ डाल सकते हैं, तो ये अट्रैक्ट करता है आपकी गिग्स को।
ये छोटी छोटी चीज़ें जो उस वक्त हम लोगों ने अगर अपनी प्रोफाइल बनानी है तो इनको हम लोगों ने मलहूज़े खाते रखने हैं, माइंड में रखना है कि हमें ये चीज़ें भी करनी है। हमारे साथ फ़ाहद अलवी ई कॉमर्स एक्सपर्ट मौजूद है। फ़ाहद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप जी, यहाँ thank पर you आए very हैं। और ई much. कॉमर्स के हवाले से जनाब बात कर रहे थे हम कि अमेज़ॉन ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम पाकिस्तान में रहकर बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं, डॉलर्स में कमाया जा सकता है, लेकिन 5,000 से ज़ायद जिस तरह डेटा मौजूद है कि अकाउंट्स को सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है कि उन्होंने कवायद ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा है। तो जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जनाब, हम उनमें लैग कर जाते हैं, उसको हम लोग पसे पुश डाल के दिन रात लगा के हम यही कहते हैं कि जल्द 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 हम लोग जो ना अमीर हो जाएं। ऐसा नहीं होता है, कुछ कवायद व ज़वाबित का भी ख्याल रखना पड़ता है। और जनाब वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौर समेत सारे पाकिस्तानियों का आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है बोला, वो है महंगाई का। मुल्क में जारी सियासी बहरान की वजह से डॉलर की कीमत को पर लग चुके हैं और डॉलर की बढ़ती उड़ान के आफ्टर शॉक्स मुसलसल आ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई का राज बरकरार है और शहर लाहौर के मकीनों पर महंगाई के मिसाइल्स की बरसात हो रही है। और अगर सिर्फ रवा माह जुलाई की ही बात कर ली जाए ना, तो ये महीना लाहौरियों के लिए सितमगर साबित हुआ है। दूध, दही, चावल, काले सफ़ेद चने और 5 दालों समेत बेसन की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। और दूसरी जानिब अगर ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से देखा जाए तो ज़िले इंतज़ामिया ने माह जुलाई की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है और उसके साथ साथ लाहौर न्यूज़ ने 7 माह महंगी होने वाली अशिया के तकाबुली जायजा रिपोर्ट भी हासिल कर ली है। तो जिसके मुताबिक अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 100% भी नहीं 200% तक इजाफा किया गया है। तो जायजे रिपोर्ट में किन किन चीज़ों की कीमतों में कितना इजाफा किया गया, इस पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। इमरान, ये कल आप ही ने ब्रेक की थी न्यूज़ और 200% इजाफा किया गया है इन 7 महीनों में। क्या और इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट में महंगाई के हवाले से? देखिए मुनीबा, बड़ा अहम इशू है और 2022 जब से ऑन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो ये एक सियासी हलचल मच गई कि जी जो मौजूदा गवर्नमेंट की तब यानी कि तहरीक इंसाफ सरकार ये जा रही है। मार्च का महीना आ गया, फिर ये रुखसत हुई, तो फिर अप्रैल के महीने में नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, फिर मई में नए वज़ीर आला पंजाब का हलफ भी हो गया और अब तक जो है ना वो तमाम जो आफ्टर शॉक से सियासी हलचल के एक तो और दूसरा डॉलर की जो इतनी उड़ान है वो हाथ में नहीं किसी की आ रही, क्योंकि इसके ऊपर किसी के पास फार्मूला नहीं है कि इसको पकड़ना कैसे है। अब पाकिस्तान में ना मौजूदा सूरत हाल में जैसे ही डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल जो है वो बढ़ जाता है। पेट्रोल बढ़ता है तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये दूसरे दूर दराज के इलाकों से जो है लाहौर में एंटर होती हैं, जिस पर ये पेट्रोल चार्जेस जो होते हैं वो लगते हैं। अब फार्मूला ये है कि जो भी चीज़ है फ़र्ज़ करें दाल है तो उसके ऊपर 10% देने का फार्मूला के मुताबिक। अच्छा। ये है इनका अपना फार्मूला होता है कि अभी 10% भी नहीं दिया जा रहा। 10% दें तो ये और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो जो एक इजलास होता है जिसमें तमाम मुकामी नुमाइंदे आते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के नुमाइंदे होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आते हैं, पूरी मंडी के नुमाइंदे होते हैं, दूध शीर फरोश होते हैं और उसके साथ साथ जितनी भी आइटम्स बढ़ती हैं नॉन एसोसिएशन वाले होते हैं। अच्छा, ये तमाम लोग वहाँ पे बैठते हैं, ये अपनी बातें बताते हैं कि हमें इतनी महंगा पड़ रहा है, आटा महंगा मिल रहा है, दालों के ऊपर इतने चार्जेस लगते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है दूध के ऊपर क्या सूरत हाल है वो सारा कुछ बताया जाता है। उसके ऊपर एक फार्मूला तय होता है कि इसको इतना महंगा कर दिया जाए या ना किया जाए। फिर तमाम मुशावरत होती है, फिर स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट भी होती है जिसके मुताबिक इन्होंने देखना होता है कि वाकई में ये ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हर माह के इजलास में यहाँ तो वो महंगी होती हैं चीज़ें, यहाँ सस्ती तो हमें नजर नहीं आ रही। हाँ। ये अब 7 माह की जो हमने रिपोर्ट ली, 7 माह में आप देखिए 4 बार रेट भरे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रोटी आपके शहर में 10 रुपए की नहीं मिल रही, कहीं पे 12 रुपए की मिलती है, कहीं पे 15 रुपए की मिलती है। और नान जो है वो सादा सिर्फ बात करने लगा, वो 15 रुपए उसकी इजाज़त है, उसका नोटिफिकेशन है कि 15 रुपए तक बेच सकते हैं।
जो तिलों वाला नान जिसको हम कुलचा कहते हाँ हैं, जी। 18 की बजाय 20-22 रुपए का बिक रहा है, और अगर आपने रोगनी नान लेना तो वो 30-32-35 और रुपए का अब तो नया इस पे ये आया है कि अब इंतजामिया जो है इसका रेट भी मुकर्रर नहीं कर सकती है। वो उन्होंने ओपन छोड़ दिया हाँ ना, जी। जारी बात है, वो फाइन आटा है जो फाइन आटे में आपने रेट इसलिए ओपन छोड़ दिया कि फाइन आटा जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है वो महंगा हो जाता वो है। महंगा हो जाता अच्छा, है। जैसे ही वो महंगा होता है तो रोज रोज तो इंतजामिया वो उसका रेट का तयन तो नहीं कर सकती। अब ये अपना गुस्सा सिर्फ निकालते हैं नान बाई एसोसिएशन वाले इंतजामिया पे, और इंतजामिया अपना गुस्सा निकालती है इन पे। उन पे। उन्होंने कहा जी हमें भी छोड़ें जी, अब आपका फाइन आटा बढ़ेगा तो आप उसको उसके मुताबिक ज्यादा महंगा भी नहीं बेचना। अच्छा। तो इसको फिलहाल इस तरह छोड़ देते हैं कि जब तक ये डॉलर उसको डॉलर एक जगह रुकता नहीं है या नीचे नहीं आता, तब तक ये डिमांड को जो है ना हम खुला छोड़ देते हैं, ओपन चॉइस रख देते हैं कि अच्छा। जैसे ही जो है वो फाइन आटा बढ़ेगा तो आपने नान की कीमत को उस हिसाब से बेचना है। अगर उससे ज़्यादा महंगा बेचेंगे तो फिर जाहिर बात है उनके पास एक दायरा कार है, जब स्टेट जाएगा तो वो छापे छुपे मारेगा। अब ये इनका तय हुआ था परसों जब इन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर एक धरना दिया, जी, ये जी। वो सारा कुछ। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपकी दालें 100 रुपये बढ़ी हैं, ठीक है, 7 माह में एक दाल जो है वो 265 रुपये किलो है। ओहो। अच्छा, आपका दही जो था वो 100 रुपये किलो था, वो आपका अब चला गया 160 रुपये किलो। यानी कि दूध जो है, दूध दही ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके बस की बात रही नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे तो समझ नहीं लग रही कि अगर फ़र्ज़ करें दही 250 रुपये किलो हो गया तब भी लोग खामोश रहेंगे, क्या कर रहे हैं ये? यानी कि लोगों के किस पास तरीके से ऑप्शन क्या है? ऑप्शन। और देखें आप मुझे एक बात बताएं, हाँ जी। चलें लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, हाँ। हुकूमत तो बैठी हुई है, किस वही लिए तो बैठी कह हुई रहे है? हैं ना कि लोग बेचारे क्या करें फिर। यानी कि जिसकी देखें मुनीबा, जिसकी सैलरी 30, 40, 35 हज़ार है, 50, वो तो उसके लिए दही खरीदना ख्वाब बन जाएगा। मुश्किल हो जाता अच्छा, है। दही को हाँ। भी छोड़ दें, आप सब्ज़ मिर्च लेने जाएं तो वो महंगी मिलती है, इवन के धनिया जो फ्री मिलता था हाँ। साथ वो भी महंगा वो भी मिलता अब है। महंगा अच्छा, मिलता है। वो तमाम चीज़ें जो हैं आपकी जो हंडी बकती है घर में, जिस चीज़ में तमाम चीज़ें, जिसमें लाल मिर्च है, अब ब्लैक पेपर है, इसमें रेड चिली है, तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो आपकी जो आपकी जेब उससे बाहर हो चुकी हैं। घी का अच्छा, तड़का भी नहीं अब लगा सकते। अच्छा, अगर फर्ज करें किसी वक्त में टमाटर हाँ। शॉर्टेज होता है तो वो कहते हैं जी दही इस्तेमाल दही करें। ले आए, अब हाँ। दही कहाँ से इस्तेमाल करें, दही भी महंगा हो गया। हाँ। देखिए ना, एक था कि 90 रुपए किलो दही था, 80 रुपए किलो। अच्छा, एक दफ़ा ये हुआ कि 90 रुपए से 80 रुपए आया था हाँ। पिछले से पिछले साल। इस साल जो चीज़ ऊपर जा रही है वो वापस आने का नाम नहीं ले रही। यानी कि 4 दफ़ा एक साल में रेट बढ़ना कोई छोटी बात नहीं छोटी होती। बात नहीं, exactly, हाँ। एक इजलास बैठता है और सीरियस संजीदगी से इसलिए बैठते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं अकबरी मंडी के, जो आपके बड़े यूरो स्टोर्स के स्टेक होल्डर्स हैं, वो वहाँ पे बैठे होते हैं। अच्छा। और वो एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं, कहते हैं ये तो वो आइटम्स हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं। तो डबल रोटी क्या रोज़मर्रा इस्तेमाल नहीं होती, डबल रोटी भी महंगी हो गई है, जो बन डब्बा दूध है वो भी महंगा हो गया। महंगा हो गया, हर हाँ जी। चीज़ वो तो किसी खाते में नहीं आते, उनका पता नहीं चलता वो कब महंगे हुए हैं। यानी कि वो ये इसका तो एक इजलास होता है ना सरकारी तौर पे, रेट हाँ लिस्ट जी, निकलती है, हाँ जी। तो उसकी रेट लिस्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जब निकलती है तो वो किसी को पता ही नहीं चलता कब महंगे हुए हैं कब नहीं हुए। तो वो आप फर्ज करें, आप जब जाते हैं स्टोर पे तो आपको तब पता लगता है अच्छा 160 ये भी रुपये महंगे की हो गए, डबल रोटी। हाँ। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं इसका हम शो डाल देते हैं कि ये इतने की हो गई है, ये इतने की हो गई है। अब देखें 5 दालें हैं आपके, काले सफ़ेद चने जो हैं, अब किस तरीके से आप घर में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो अब माश की दाल तो आप सोचे भी ना कि पका सकते देखिए हैं। काले चने सफ़ेद चने 200 हाँ। की रेंज में आ गए डबल हाँ। सेंचुरी की। अब 2022 है, अगले साल आप जुलाई में बैठे होंगे तो मेरा आपका ख्याल है कि ये 200 से नीचे नहीं, आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है कि 300 ये भी तो ऊपर मेरे चले ख्याल से जाएंगे। 400 के जी करीब पहुंच 400 जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि आपका डॉलर नीचे ही नहीं आ रहा। आपका पेट्रोल जो है ये अब आपकी 30-31 जुलाई आ रही है, आपको लग पता जाएगा कि गवर्नमेंट ने कौन से 17 रुपये छोड़े हैं और कौन सी चीज़ें बढ़ गई हैं साथ ही। इसलिए कि जैसे पेट्रोल ने जंप लगाना है तो अगले माह और अगस्त ज्यादा महंगाई में होगी। माह अगस्त में फिर एक नया नोटिफिकेशन आना है कि डॉलर की ईरान आफ्टर शॉक्स और इसकी इतने से कीमतें बढ़ गई। अब ये देखें कीमतें तो बढ़ रही हैं मगर इसके बारे में तो इसका मतलब इमरान इनको नहीं कंट्रोल किया जा सकता, ये बढ़ती जाएंगे ये ऐसे? जो मैं बातें बोल रहा हूँ इससे ज्यादा लोग इससे बुरे तरीके से बोलते हैं। हाँ जी, बिलीव ऐसे ही करें, है। ये लाहौर न्यूज़ तो आवाज़ उठा रहा होता है मगर मकसद ये कहने का है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो लोगों की जेब से बाहर हो चुकी हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि असम्बली में देखें, असम्बली में बात जिक्र होना चाहिए टमाटर महंगा हो गया, दाल महंगी होगी, कैसे होगी ये बताएं जरा। वहाँ पे बात हो रही है कि जी वोट खरीदे जा रहे हैं, हाँ। कम किए जा रहे हैं, ये हो गया है वो हो गया। यानी कि इस तरह जब इस तरह का माहौल होगा तो घरों में तो ये भूल जाएंगे, हाँ आज तो देखें जी कौन सा सीएम आता है कौन। ठीक है, एक माइंड सेट किया जाता है मगर माइंड सेट इस तरह तो नहीं ना कि महंगी चीज़ें हो जाएं साथ।
अब इसमें इंतज़ामिया का कोई कसूर नहीं है, इसमें लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, इसमें ताजरों का भी कोई कसूर है किसका? तो इसका मतलब इमरान, जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तान में, जो कि आने वाले दिनों में लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आ सकता है 1-2 महीने में, तो अगर नेक्स्ट इलेक्शन तक बात चली जाती तो ये इसी तरह सही चीजें देखिए, ये आप अगर तो मेरी राय लेना हम्म, तो राय यही है कि आपकी जमहूरियत कम अज़ कम मेजोरिटी के साथ होनी चाहिए। इस्तेकाम तभी आता है, उसका तमाम सूबों पर होल्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो भी हो वो पाकिस्तान का नुकसान जो है वो हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुल्क का नुकसान इसलिए हो रहा है कि आपकी हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से लेकर तमाम चीज़ें जो इंसान के इस्तेमाल में आती हैं पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ 100% महंगी हो गई हैं। यानी कि आपने अगर छोटी सी बात करने लगे, कुछ जहेज़ वगैरह लेना है तो वो भी महंगा है। कोई यानी कि कोई बंदा अब सोच नहीं सकता कि सोना लेने जाना है और वो कोई किसी की सोच हो कि 30 तोले लेना है तो वो 30 तोले लेने जाएगा, नहीं वो 10 तोले पे आ जाएगा। जाहिर बात है उसके पास इतनी रकम होगी। अब कोई शादी करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने होटल की बुकिंग करवानी है तो वहाँ पे जो एक पर हेड था, जेन्युइन बता रहा हूँ, 1100 रुपये था पहले मुर्गी के रेट के साथ। अच्छा। 1000 रेट पर हेड 1100। कई छोटे से छोटी जगह पे भी आप चले जाएं तो 850-900 रुपये, अब वो 1500-1600 रुपये में चला गया। यानी कि जो एक आपको मटन का रेट मिलता था 1800 रुपये में, अब वो जो है 1600 रुपये में सिर्फ चिकन का रेट मिल रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ ये रेट है कि सादा, वो अगर आपने अंदर कोई स्टेज वगैरह सजाना है, अगर आपने कोई अंदर सिस्टम बनाना है तो वो उसके लिए अलग से लवाजमात के लिए पैसे लेते हैं वो। अब मौजूदा सूरत हाल में तमाम चीज़ों का अगर देखा जाए तो इतनी महंगाई बढ़ गई है कि ये दाल, चने, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक आपके घर की ऐसी आइटम्स हैं जो हफ्ते में 2-3 दफ़ा लाजमी यूज़ होती हैं। ख़ास तौर पे घी रोज़ाना यूज़ होता है, नमक रोज़ाना यूज़ होता है, आटा, चीनी, चावल। चले चावल आप 2 दिन बाद पका लें, रोटी खा लें, मगर आटा तो यूज़ होता है ना। फ़र्ज़ करें आपने इनको 490 रुपये का आटा दे दिया है, ठीक है, 10 किलो का, तो सुनने में कभी कभी ये भी आता है कि आटा शॉर्ट हो जाता है कई इलाकों में। अच्छा, आटा अगर शॉर्ट हो गया है तो कई लोग चावल पे गुजारा कर लेते हैं, चले आटा दोबारा आ गया है। अब मकसद ये कहने का है कि ये आटा पे खेलना है सबने। 200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी दी गई तो इसका एक ही हल है। इवन के यूटिलिटी स्टोर से भी आटा नहीं मिलता, इसका एक ही हल है कि जिस तरह 200 अरब की सब्सिडाइज इस पर किया गया है आटे पर, इसी तरह जो है मौजूदा सूरत हाल में आपको दालों पर सब्सिडाइज कर देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए लोगों को। ये हुकूमत का काम है, अगर महंगी हो रही है नो प्रॉब्लम, कर दे महंगी, आप रिलीफ तो देना ताकि आम जो तबका है, जो लोग जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती वो तो ले सके ना। उनके लिए ऐसे बाजार लगा दें जहाँ पे वाइट कॉलर आदमी जो है वो जा सके। बाजार जिस तरह लगाए जाते हैं, बाजार लगा दें, इतना नहीं कि दाल रोजाना सारी उठा के ले जानी है। उसमें देख लें कुछ शनाख्ती कार्ड, कोई राशन कार्ड सिस्टम निकाल दें, कोई अच्छा। आप बिलीव करें 7 माह में हमें कोई चीज़ होती हुई भी नजर नहीं आई। ये बीच में से एक रमज़ान चला गया है, मगर रमज़ान में अगर आप कान इधर से पकड़ लें, अगर वो बंदा जाके शॉपिंग करने आता है तो रमज़ान में उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा दूसरी फटीक्स भी होती हैं, कपड़े सिलवाने हैं, फैमिली को साथ लेकर चलना है, उसके सारे पैसे तो उधर लग जाते हैं। आम डेज में जब हम चले जाते हैं तो आम डेज में आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। यानी कि फ़र्ज़ करें दालों पर अगर इतनी महंगी हुई हैं तो दाल पर वैसे ही सब्सिडाइज कर दें कि अगर ये दाल इतनी महंगी है तो इस पर हुकूमत 10 रुपये सब्सिडाइज कर रही है। अगर दही महंगा हो गया है, चलो दही रोज़ाना की आइटम है, दूध रोज़ाना की आइटम है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का रोज़ाना का खर्चा है, मगर दालें तो एक दफ़ा ही आ जाती हैं। महाना जो इन्होंने फैसलाबाद से दूसरे गिरदनवा के इलाकों से मंगवानी होती हैं, लाहौर में ये तमाम आइटम जो हैं वो बाहर से भी आती हैं। जैसे कि सब्जियात हैं तो तमाम मंडी में जितनी भी है आपके शेखुपुरा मुरीद के तमाम लोगों, ये जितने भी शहर हैं इर्द गिर्द के, यहीं से आती हैं लाहौर में। तो अब वो ज़मीनें नहीं रहीं कि जहाँ पे आप ये चीज़ें उगाकर अपनी सब्ज़ी लाहौर वाले खा सकें। कुछ लोगों की अपनी अपनी पैलियाँ हैं, वहाँ पे अपनी अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ से वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही अपने घरों और अपने जो रिश्तेदार उन्हें भेज देते हैं। मकसद ये कहने का है कि जो महंगाई है उसको रोकने का एक बेहतरीन तरीका है जिसमें रिलीफ दिया जा सकता है। लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है, आपने 31 रमज़ान बाजार लगाते हैं, पहले भी पिछले साल भी बुज़ार गवर्नमेंट ने ये बाजार लगाए थे, ओपन किए थे। चलिए कुछ ना कुछ फर्क पड़ गया था आटे में, आटा बहुत महंगा हो गया था, बाकी चीनी में भी और बाकी भी बहुत सारी आइटम्स लगा दी थी। अभी नई गवर्नमेंट को 3 माह तो हुए हैं, उसको समझ नहीं लग रही थी हुआ क्या है, तो दोबारा से उनके साथ ये प्रॉब्लम आई। तो अब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज जो भी हो मुल्क के लिए अच्छा हो, आसानी से हो जाए। अगर एक कोई हार है तो उसको कह देना चाहिए थैंक यू सो मच, मेरी अगली बारी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें मुल्क के लिए नुकसानदेह हो रही हैं
कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसी ख्याल में महंगी हो रही हैं कि इन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए घी आपका महंगा हो गया, आपकी यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो रैक जो है वो खाली नजर आते हैं। अच्छा, जो बंदा खरीदने जा रहा है घर से लिस्ट बना के लेकर जाता है, ये तो है ही नहीं। फिर अगले दिन गया, पेट्रोल उसका दोगुना लग गया दोबारा से। आप बिलीव करें, अगर आपने 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर रोजाना का पेट्रोल अपने ऊपर लगाया है, फर्ज करें आप 20-30 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो आपको तो कम से कम 1000 रुपये में रोजाना आपकी गाड़ी का सफर पड़ रहा है। आपको लाहौर कोई छोटा शहर थोड़ी है, यहाँ से आपने जल्लो जाना है तो आपका यहाँ से कम से कम 20 से 22 किलोमीटर जल्लो है। ठोकर जाना है 22 किलोमीटर है। ठोकर आपका इसको तो शहर का मेन रेडियस बन चुका है। अभी तो और बढ़ना है पेट्रोल, ये आपका पहले था जिला कचहरी रेडियस। आप कभी लाहौर से बाहर से आ रहे हो ना तो आपको बताएंगे कि आपका जो दाखिली रास्ता ये और यहाँ से जिला कचहरी तक भी वो गिनते थे। तो उसके बाद हो गया आपका चबुर्जी चौक, फिर आ गया जी आपका मुल्तान रोड, ठीक है, ये आपका शहर का मिड था। अब आपका शहर का मिड जो है वो ठोकर गिना जाता है, यानी कि शहर के ठोकर से आगे के जो इलाके हैं, आबादी इतनी बढ़ गई है, आगे के इलाके जो हैं वो तमाम जितने भी, देखें आपका रायवंड तक लाहौर जा रहा है, आपका उधर से मांगा मंडी तक लाहौर जा रहा है, मुल्तान रोड से रायवंड, इधर से आपका वागे तक है, उधर से आपका इमामिया कॉलोनी तक है। तमाम जो चारों कोने आपके मुकम्मल तौर पर 1500-1800 किलोमीटर की ये सड़कात हैं, शहराएँ हैं, जहाँ पे आपकी पूरे लाहौर की तमाम दिन जो ट्रांसपोर्टेशन होती है एंड दाखिली खारजी रास्ते हैं जहाँ पे ये तमाम जो सूरत हाल है वो चलती है। इसमें आप कम से कम 400-500 तो यूरो स्टोर निकाल लें, कोई 10,000 के करीब तंदूर निकाल लें, यानी कि ये चीज़ें जो है लिखी पड़ी हैं, ये डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। मगर इसके बावजूद, तमाम डाटा होने के बावजूद, बिलीव करें जब से हम देख रहे हैं आज तक आपका जो है सिस्टम ऑटो पे नहीं आ सका। जिस दिन ऑटो पे आ जाएगा ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, फर्ज करें 10 रुपये दाल का रेट बढ़ रहा है तो उसमें ख्याल आ जाता है क्या पता 8 रुपये हो रहा हो, मैं 2 रुपये क्यों और ज़्यादा बढ़ाऊँ, क्योंकि वो आपका सिस्टम ऑटो पे चल रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली। देखिए हम किसी बड़े स्टोर में जाते हैं ना, वहाँ पे आपने कोई दालें वगैरह खरीदनी है तो आपका जब बिल बनता है ना तो आप तमाम चीज़ों की गिनती नहीं करते। हाँ जी। आप कहते हैं ये ले लिया, ये भी ले लिया, बस ठीक है। अब उन्होंने तो अपना सिस्टम ऑटो पे लगाया हुआ है, हमारी सरकार क्यों नहीं ऑटो पे आती, हमें आज तक नहीं समझ लगी। जब तक सरकार ऑटो पे नहीं आएगी आपका सिस्टम नहीं तैयार होगा। कॉर्पोरेट सर्कल आना चाहिए, इसमें तमाम चीज़ें अंदर होनी चाहिए, लोग भी अच्छे हैं, काम भी करने वाले हैं, मगर वो चाहते हैं ये हो जाए। मगर आज तक नहीं समझ लगी क्यों नहीं हुआ। यानी कि आपके लाहौर में अगर आबादी 2018 के मुताबिक 1 करोड़ 11 लाख है, जिसमें से कंटोनमेंट बोर्ड की 11 लाख निकाल ली जाए तो 1 करोड़ रह जाती है, 1 करोड़ 2 लाख रह जाती है। तो 1 करोड़ 2 लाख को आप हैंडल कर रहे हैं। उसके लिए अगर आपका डिप्टी कमिश्नर एक है तो उसके वसाइल भी वैसे ही होने चाहिए, उसके पास स्वावलंबी फंड्स भी होने चाहिए, उसके पास कोई फंड्स होने चाहिए जो मौके पे वो लगा सके। अब वो निकलता है विजिट पे तो उसके पास उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, क्योंकि बस स्वावलंबी फंड्स ही नहीं है कि वो कहीं पे हुक्म कर सके कि ये गली बना दो, ये लाइट्स। बस वो दूसरे महकमे को, जब आप दूसरे महकमे को कहते हैं ना तो वो उसको भी पता लग जाता है कि ये हमारा इमीडिएट बॉस नहीं है, तो वो उस हिसाब से वो थोड़ा सा काम हो जाता है, मगर डिले टैक्टिस, ठीक है। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर फर्ज करें कोई उस महकमे का बंदा निकल आएगा तो वो वहीं पे कहेगा कि जी फलां काम करवा दें। अभी तमाम तर जो सूरत हाल है वो कनेक्टिविटी हर बंदे के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि मेरा आपका काम रोजाना का वास्ता है मार्केट के साथ, सरकारी लोगों के साथ, सरकारी दफातर में या सियासी जगहों पर, वो इसलिए कि रोज़ाना हर बंदे का फैसला इन्हीं 3 जगहों से होता है। मगर अभी तक ये देखा गया है कि जो महंगाई है वो आपका डॉलर देखे फिर ऊपर जा रहा है। कल फिर बता रहे थे कि ऊपर और जाएगा। मैं कहा जी कितना क्या मतलब होता है, 2022 जा रहा है, अभी तक आप देखें ना आपका डॉलर कहाँ से कहाँ पे आ गया है। 230 तो आज है, देखिए 170 से 230 आप जरा 2022 का जनवरी निकाल रहे हैं, आपको डॉलर का रेट पता लगे, आप कहेंगे इतना में, यानी कि आप कहेंगे कि 2022 में इतना चला गया है तो 2023 में क्या हाल होगा। तो लोग स्टॉक ना करें तो क्या करें, कई लोग तो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो चले, वो एक अलग बात है कि हीरा अंदोजी के जुमरे में आ जाता है, मगर मौजूदा सूरत हाल में वो कहाँ से लेकर आए ट्रांसपोर्टेशन अखराजात, वो कहाँ से तमाम सूरत हाल को क्लियर करे। देखिए आपकी मंडी, लेकिन इमरान अगर आज को फैसला हो जाता है पंजाब का या इसके बाद का, आपको सिनेरियो नजर आता है कि कोई अदम इस्तेहकाम में थोड़ी सी कमी आएगी, इस्तेहकाम पंजाब के हवाले से अगर देखा जाए? कैसे आएगी कमी? नहीं, और नहीं, कहाँ से आनी है? डॉलर रोकेंगे तो कमी आएगी ना। आपका डॉलर बढ़ गया है, 230 है,
अब आपकी 31 जुलाई को आपके पेट्रोल पे फैसला होना है। जब तक आपका पेट्रोल रुका रहेगा तब तक आपकी चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। जैसे ही आपका पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी उसी वक्त आपकी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। और अगर वो रेट लिस्ट निकले या ना निकले खुद साख्ता बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वो आप अभी अच्छा आप ना जरा आज की रेट लिस्ट पकड़ें दालों की, आप अकबरी मंडी चले जाएं, आप अपनी पॉकेट में रखें, आपने कहीं जी दाल दे दें, तो वो जो 265 वाली होगी वो आपको 265 की अकबरी मंडी के अंदर से नहीं मिलनी। बाकी आम स्टोर की बात तो बाद में करेंगे हम। आप अकबरी मंडी से जाके पूछ लें कि भाई आप क्यों नहीं बेच रहे हैं, आपका तो फैसला हुआ परसों रेट जी नहीं, वो तो परसों का फैसला था, आज हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये पड़े हैं, वो उस हिसाब से स्टॉक मार्केट चली हुई है वहाँ पे। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपने तमाम तर चीज़ें अपने जेहन में बनाई कि मैंने अपने पॉकेट में डाल लिया 10,000 रुपया, मैंने आप मंडी में जाना, ये चीज़ें बिलीव करें उस 10,000 रुपये में अगर वो चीज़ें आ जाएं तो मैं वो आपके लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ होगा जिसकी गुहार दे रही, क्योंकि कोई ऐसी बात है ही नहीं कि आप पॉकेट में अपने बजट के साथ जाएं तो उस बजट में आपको चीज़ें मिल जाएं। पहले तो ये होता था कि आप 10,000 डाल के जाए ना तो 8,000 रुपये में 8,500 रुपये वो चीज़ें आ जाती थी और आपके पैसे जो हैं वो दोबारा से मिल जाते थे आपको वापस। अब नहीं है ऐसी बात। अब देखें आपने अगर 10,000 लेकर गए हैं और बजट के मुताबिक लेकर गए हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक लेकर गए हैं, तो मैं आपके साथ 100% बात कर रहा हूँ कि आपका 8,000 रुपया और ऊपर आपसे वो मांगेंगे। 18,000 रुपये की वो चीज़ें वो आपसे कहेंगे जी ठीक है रेट लिस्ट ठीक है, मगर ये जो दाल है ना ये सी कैटेगरी की है, नहीं सी कैटेगरी की दाल भी दिखाएंगे जिसमें वो पत्थर बड़े होंगे, छोटी छोटी चीज़ें, जारी बात है वो पत्थर निकालेंगे तो आधा पाव तो आपका वैसे ही निकल जाना है। तो वो आपको कहेंगे ये बाजी ये लेनी है, ये लेनी है, आप कहेंगे यही दें, ये नहीं कि और उसमें पैसे भी ज़्यादा होंगे, उसमें मिकदार फिर कम कर देंगे, 2 किलो 2.5 किलो कम कर देंगे मिकदार की, चलें जी मैंने 4 किलो लेनी थी, मुझे आप ना 1.5 किलो दे दें। अब यही सूरत हाल चल रही है, आपका चीनी महंगी है, आपका आटा महंगा है, आपकी घी महंगा है, तमाम तर जो अशरफरोश की जो कीमतें उनको आग लगी पड़ी है। और मेरी अभी ना तकरीबन कोई आपके प्रोग्राम से पहले ही एक जगह पे बात हो रही जहाँ पे रेट लिस्ट महंगी की गई, उन्होंने कहा जी हमारा तो काम है कि हमने स्टेक होल्डर से और जो ब्रांच की रिपोर्ट है, जो हमारा एक फार्मूला है, हमने हर महीने इजलास करना ही करना है। जैसे लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो इस पे बहुत सारे इकदाम है जिस तरफ इशारा किया है इमरान ने भी कि हमें करने की ज़रूरत है। इमरान बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए हैं और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब हमने कुछ बात करनी है ब्यूटी के हवाले से, और ब्यूटी में आ जाता है मेकअप ट्रेंड्स। मेकअप ट्रेंड्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और जिस तरह का मौसम चल रहा है ना जनाब, मौसम के लिहाज से भी हमें ट्रेंड्स जो हैं वो मेकअप के या मेकअप टिप्स जो हैं उन्हें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मानसून के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी स्किन बहुत बेरौनक हो जाती है, स्टिकी होना शुरू हो जाती है क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और जिनकी सेंसिटिव होती है वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ड्राई स्किन वालों को भी मसले शुरू हो जाते हैं, ऑयल आना शुरू हो जाता है। तो इस मौसम में हमें जब हमने प्रोफेशनली मेकअप करना है, जिस तरह मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो हमें किस तरह की फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए, मेकअप किस तरह का यूज़ करना चाहिए, या फिर यंग गर्ल्स हैं जिन्होंने कॉलेज जाना है या फिर यूनिवर्सिटी जाना है या जॉब के लिए जाना है कहीं और, तो वो किस तरह का मेकअप फाउंडेशन ख़ास तौर पर किस तरह की यूज़ करनी चाहिए ताकि वो एक लॉन्ग लास्टिंग भी हो, हमारा मेकअप ख़राब भी ना हो। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि हमें फाउंडेशन से पहले अपनी स्किन को किस तरह प्रेप करना चाहिए, हमें SPF का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है इस मौसम में, करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेहा अकबर हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। नेहा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नेहा, इस मौसम के लिहाज से अगर मानसून में देखा जाए तो किस तरह की क्या मेकअप ट्रेंड्स और मेकअप रूटीन या मेकअप रिजीम चेंज हो जाती है इस मौसम में? बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिकॉज जिस तरह सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो आप लगाते रहें लेयर्स पे लेयर्स, तो वो फिर भी आप की स्किन जो है वो उससे स्लिप नहीं होता। बट गर्मियों में ये होता है कि आप जितना कम यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे अब मानसून बजाय 1 महीने के 3 महीने के लिए हो गया, सो आप जितना कम मेकअप यूज़ करें उतना बेहतर है।
आपने पूछी थी सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द ईयर। अच्छा। इवन लोगों को लगता है कि जिस तरह क्लाउडी वेदर है तो उसमें नहीं आप लगाना उसमें ना चाहिए, हाँ। लगाएं, बट उसमें भी सन रेज होती हैं एंड वो आपकी स्किन के लिए सबसे वर्स्ट हैं। अच्छा। सो इसलिए आपको ज़रूर लगाना चाहिए। बस एक चीज़ जो आप चेंज कर लो कि क्रीम के बजाय आप सन ब्लॉक ले लो। अब मार्केट में इजीली अवेलेबल है जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स। अच्छा। तो वो बहुत इजीली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली इफेक्ट उससे नहीं आता। सही। तो मेकअप के नीचे पहला मॉइस्चराइजर, वो भी आप जेल बेस्ड, लिक्विड या जेल। क्रीम से बहुत दूर रहना है क्योंकि मेकअप हो जाए, मतलब फाउंडेशन जो भी है वो क्रीम फॉर्म में नहीं लगानी, वो बिल्कुल भी नहीं बैठेगी, वो लगेगी एंड आपको हल्का सा पसीना आया वो फेड होना शुरू हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, पैचेस बन जाएंगे। सो इस तरह आपने जेल और लिक्विड जो है ना टेक्सचर्स, उनको आपने प्रेफर करना है। मतलब जो प्रेप करनी है हम लोगों ने अपनी स्किन हाँ। फाउंडेशन से अब पहले। बिल्कुल वो भी, और जिस तरह अब स्किन केयर के जो भी आपके नॉर्मल स्टेप्स आप करें, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना कि हाइड्रेट करना है तो अब आप सीरम बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो देन नेचुरली आप इतने ज़्यादा ऑयली ओवर द टॉप लगेगा, वो फिर बहुत फ्लैटरिंग नहीं होता। तो एक मिनिमल अमाउंट का लगाएं, आप सीरम लगा रहे हैं, आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं कि आपकी बस स्किन हाइड्रेट हो जाए। लेकिन SPF का मुझे बताइए नेहा कि फिर वो इस मौसम में कौन से, मतलब इसमें भी कैटेगरीज आ जाती है, 190 है, 60 है, 50 वाला भी है, तो कौन से ज़्यादा प्रेफरेबल है? आप एनीथिंग अबव 60, अच्छा। SPF 60 से अबव, वो जिसमें जो है ना AHA एंड BHA ये दोनों केमिकल्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है उसके अंदर क्या इतनी डिटेल में, बट वो दोनों इंक्लूडेड हों तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंड देन अगेन जेल बेस्ड होना चाहिए। इट्स लाइक ये समझ लें कि मैजिक है क्योंकि मैं पर्सनली भी उसमें ना आपकी स्किन, यूजुअली आप सनब्लॉक्स लगाते हैं तो ग्रे टिंट आ जाता है ना, वाइट कास्ट छोड़ जाती है, वो जेल बेस वो भी नहीं करता। तो इट्स वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड ऑल स्किन टोन्स। मतलब ये अगर इस तरह का मानसून का मौसम है तो आप जेल बेस पे चले जाएं, हाँ, बाकी सर्दियों में आप बेशक नॉर्मल उसपे कर लें, बेस क्रीम पे कर चले। लें। हाँ जी। लेकिन मुझे फाउंडेशन में भी तो बहुत सी अब उनमें इंक्लूड होता है ना, यूज किया जाता है SPF। क्या उससे पहले भी फिर अगर फाउंडेशन में है उससे पहले भी हाँ, लगाने पहले भी लगा लें, बिकॉज फाउंडेशंस में यूजुअली होता है SPF 20 टाइप, इससे ज़्यादा नहीं होता, तो हमें प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए होती है सन से। सो SPF 60 से अबव जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो नीचे लगा लें एक हल्की सी लेयर, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है। तो अब फाउंडेशन पे अगर आ जाएं तो फाउंडेशन किस तरह की फिर लगानी चाहिए हमें? फाउंडेशन का भी सेम है। फाउंडेशन भी आपने क्रीम से दूर रहना है, जैसे स्टिक हो गई या ये वो, आप अगर वो लगाकर बाहर जाओगे ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो आपने एंड एवरीडे के अगर आप मुझसे पूछें तो आई वुड से कि स्टेप्स होते हैं कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर आप प्राइमर लगाएं, फिर आप उसके ऊपर बेस लगाएं। तो उससे बेहतर कंसीलर, तो आप बेहतर है उन सारों को स्किप करने के लिए एक चीज़ लगा लें, जैसे BB क्रीम होती है। हाँ। उसमें करेक्टर भी होता है, आपकी स्किन टोन को न्यूट्रलाइज कर लेता है, एंड प्राइमर की भी वो उसके अंदर ही इंक्लूडेड होता है, लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग है, वो ऑल इन वन है। तो वो आप लगा लें बेशक। और अगर आपने फिर भी फाउंडेशन लगानी ही लगानी है, जिस तरह आपको नहीं, आप इतना वो फील हो रहे कि नहीं आई एम हैप्पी दिस वे, तो आप हल्की सी लेयर फाउंडेशन की लगा लें। देन अगेन आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना उसका मोशन होना चाहिए, जैसे आपकी इस तरह स्किन के अंदर उसको आपने बिठाना है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो आपका मेकअप। ठीक है। सो आपका स्पंज है, ब्रश है, जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उसको आपने प्रेस किया एंड हल्का सा राउंड, हाँ बिल्कुल यूं करना है, तो वो आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब अच्छी तरह बैठ जाता है, तो वो उससे भी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है। अब लोगों को पाउडर्स हैं, जिस तरह बहुत ज्यादा पाउडर्स, लेकिन पाउडर्स पे जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी नेहा कि इस मौसम में जो हमने बात की है पोर्स को बंद करने के लिए प्राइमर लगाया जाता है, वो भी स्टिकी सा हो जाती है हमारी स्किन, उसके बाद भी ऑलरेडी स्टिकी हुई होती है, लगा लेना चाहिए कि नहीं? वो बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि उस प्राइमर का यही है ना, अब इस वेदर में हमने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है और मेकअप को ग्रिप करना है। सो दैट्स व्हाट अ प्राइमर डज, कि वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, आपकी स्किन के साथ स्टिक करता है। बट हाँ, आप ये कर सकते हो, जिस तरह अगर आपकी टी जोन है, ये वाला एरिया जो आपका ये ज्यादा ऑयली है, इस पे आप मैटिफाइंग प्राइमर लगा लो। पूरे मुंह पे बेशक ना लगाएं अगर आपको जरूरत नहीं है तो। मतलब वो अब कई चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी लगानी चाहिए। ठीक है। तो अब बैक टू द पाउडर्स किस तरह के यूज करने चाहिए? आजकल पाउडर की भी बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी किस्में आ गई हैं। बस आजकल मेकअप की हर चीज की बहुत किस्म है, बट पाउडर्स का भी ये है कि लेस इज मोर। ठीक है। जिस तरह अगर आपके अंडर आई है, आपने अंडर आई पे हल्का सा आई क्रीम लगाया, आपने हर चीज को हाइड्रेट जरूर करना है, ठीक है ना, वरना क्रीसिंग होती है। तो आपने वो लगाया कंसीलर,
हल्का सा थोड़ा सा लगाना है, उसको आपने जब ब्लेंड कर लिया है तो उसके ऊपर आपने बिल्कुल डस्ट करना है पाउडर। आपने बहुत ज़्यादा देर या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पाउडर नहीं लगाना, आपकी स्किन केकी लगना शुरू हो जाएगी। एंड ऑल्सो आपने एक अच्छा बैलेंस ढूंढना है, अपनी जो आपकी फिनिश है ना मेकअप की, बहुत ज़्यादा मैट भी ना हो और बहुत ज़्यादा डूई भी ना हो, क्योंकि गर्मियाँ हैं। अब अगर हम बिल्कुल मैट फेस के साथ बाहर चले जाएंगे तो लोगों को वो फेक लगेगा, राइट, कि एक नॉर्मल थोड़ा सा लगना चाहिए। तो इसलिए आपको सेमी मैट के मतलब जिस आपकी ऑयली टी जोन है, इन चीज़ों को आप सेट कर लो, बट बाकी आप डूई लुक दो तो वो समर में ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा नेचुरल लगती है। लेकिन जो ये क्रीजिंग आ जाती है आंखों के नीचे भी, ये लाफ लाइन भी पड़ना शुरू हो जाती है, पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं टी जोन के अलावा, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वो नॉर्मल है, हर एक की डिफरेंट होती है। जैसे मेरी भी स्माइल लाइंस हाँ। हैं, आपने बस ये करना है कि आपने फाउंडेशन को प्रेस करना है वहाँ पे भी। अच्छा। जैसे मैंने आपको स्पंज या ब्रश से बताया उसी तरह आप लगाएं, एंड बिल्कुल हल्का सा पाउडर, किसी भी फ्लफी सा ब्रश हो जो मोटे से होते हैं, हाँ। लाइट से, उससे आप सेट कर लो, या आप अपनी फिंगर से बेशक ब्लेंड कर लो, वो ज्यादा अच्छा अंदर बिठाता है बल्कि। तो जो हमारी अम्मियाँ हाथों से फाउंडेशन लगाती हैं वो स्किन के अंदर ज्यादा अच्छी ब्लेंड होती है, क्योंकि आपकी फिंगर्स की हीट होती है उसमें। हाँ, वो ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर लें। उससे ब्लेंड कर लें अच्छे से, एंड ऊपर हल्का सा पाउडर लगा लें, दैट्स इट। बहुत ज्यादा पाउडर लगाकर वो इट्स एक नॉट केकी लुक आना शुरू हो जाती है और वो आप भी कंफर्टेबल उस चीज में नहीं होते हैं। तो इस मौसम में नो मेकअप लुक, मेकअप हमने किया हुआ है लेकिन वो लगे ना कि किया हुआ है, नो मेकअप लुक की बड़ी आजकल बात हो रही है हर सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। तो किस तरह करना है हमने नो मेकअप लुक, के मेकअप हो लेकिन लगे कि नहीं किया हुआ? अच्छा, मैंने रिसेंटली शूट्स भी किए, उसमें अच्छा। यही होता है कि सिर्फ ये कहना होता है कि नहीं किया हुआ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत होती है, ज्यादा मेहनत होती है टू इफ यू आस्क मी ब्राइडल मेकअप से भी, बिकॉज आपने बिल्कुल नेचुरल लुक देनी है। तो उसके लिए आपने लगाना सब कुछ है, अच्छा। जस्ट लाइटर लेयर्स एंड ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। ब्लेंडिंग इज द की, हर चीज की आपने ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। आप ये कोशिश करो कि आप ब्लश ऑन अगर यूज कर रहे हो तो वो आप लिक्विड ब्लश यूज कर लें, अच्छा। ताकि वो जरा, या टिंट यूज कर लें, आजकल बहुत टिंट्स आए हैं, क्योंकि वो जरा नेचुरल ब्लश आ जाता है, तो जो है वो फिर बहुत नेचुरल लगता है। इस तरह हाइलाइटर भी आप थोड़ा लिक्विड ही यूज कर लो तो वो जरा डूई फिनिश आपके ओवरऑल मेकअप को आ जाती है। एंड यू नो फिर लोग कहते हैं अच्छा मेकअप नहीं किया। मतलब वो मेकअप किया होता है लेकिन वो लगता नहीं है कि मेकअप किया हुआ है, वो इतना मजे का और सेटल हो गया होता है। बिल्कुल। और जिस तरह कंसीलर आपने नो मेकअप लुक में यूज करना है अगर, अच्छा। तो उसमें मेकअप, नो मेकअप लुक में भी फाउंडेशन और सारा कुछ उसी तरह यूज होता है। ऑफ कोर्स होता है, उसको बस आपने स्किन के अंदर बिठाना है, जैसे मैं शुरू में भी कह रही थी कि उसको अच्छे से अच्छा। ब्लेंड करना है। अब जिस तरह आप देखें ये मॉडल्स वगैरह हैं, अगर ये किसी स्किन केयर एड में आती हैं तो उनके ऊपर पूरा मेकअप हुआ होता है, ऑफ कोर्स और उनकी बिल्कुल ही नेचुरल लग स्किन रहा तो होता, वैसे हाँ, नहीं होती। हाँ। तो उसको आपने हर चीज़ को कंसील भी करना है और सब कुछ करना है। बात सिर्फ इतनी होती है कि ओवर द टॉप नहीं जाना, आपने उसको तरीके से हैंडल करना है। आपको जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना, प्रैक्टिस करें आप अपनी ब्लेंडिंग पे, तो फिर आपकी लुक भी बिल्कुल नो मेकअप लुक टाइप ही हो जाएगी। एंड आई थिंक इवन फॉर वेडिंग्स एंड एवरीथिंग वो अच्छा लगता है, बल्कि कि अगर आप बहुत ज्यादा हेवी बेस के साथ ना गए हो टू अटेंड वेडिंग्स। लेकिन नेहा, बहुत से लोग हैं जब फाउंडेशन लगा रहे होते हैं या उसके साथ साथ वो मेकअप फिक्सर यूज कर लेते हैं और उसको टैप टैप करना शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, दे कैन ऑल्सो डू दैट, मतलब दैट्स समथिंग एक्स्ट्रा। मैं तो जिनके पास है मेकअप फिक्सर, उसका तो बेस्ट तरीका ये भी है, एंड पे तो यूज करते ही है मेकअप फिक्सर। आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, अपना SPF लगा लिया, जो भी स्किन केयर है, आपने प्राइमर लगा दिया, बिफोर योर फाउंडेशन आप अपने मुंह पे एक दफा स्प्रे कर लो, ठीक है। तो उससे भी बहुत जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है मेकअप। एंड इवन जब आप कंसीलर को सेट करने से पहले एक दफा अपने स्पंज पे हल्का सा वो स्प्रे कर लो, अच्छा। एंड टैप कर लो, तो वो क्रीसिंग में भी बहुत हेल्प करता है, क्रीज भी नहीं होता, तो इट्स वेरी नाइस। ठीक है। और विंग लाइनर्स और स्मज लाइनर्स भी आजकल बड़े, और जैसे आपने भी बड़ा अच्छा और मेरे ख्याल से कलर्ड लाइनर लगाया हुआ है, इसकी भी बड़ी आजकल डिमांड है। बिल्कुल है। हर आई शेप डिफरेंट होती है, तो उसके अंदर अब ये है, आई लाइक प्लेइंग अराउंड। जैसा मैंने कलर्ड लगाया हुआ है, समर में मुझे लगता है ब्लैक अब क्या इतना ज़्यादा दिन के वक्त, यू नो, तो मैंने तो इसके लिए आपको ये चाहिए होता है कि आपकी जो यहाँ पे हुड है ना, उससे और यहाँ अपने वाटर लाइन से, अच्छा। आपने जो है एज ऑफ द आई, आपने इसको यूं लेके जाना है। नॉर्मली लोगों ने बस एक ट्यूटोरियल देखा होता है, उससे एक ही शेप बना देते हैं। जब आप आंख बंद पूरी खोलते हैं तो देन इट डजंट फ्लैटर योर आई शेप।
सो आपने अपने इधर से अटैच करना है कि ताकि जब आपकी आंख खुली भी हो तो वो विंग प्रॉपर आए। इंस्टाग्राम पे मैं ट्यूटोरियल्स लगाती रहती हूँ, मेरा पेज है ग्लो अप विद नेहा के नाम से, तो उस पे इस तरह के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं। अब वो यहाँ पे तो मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बताइए फिर हर शेप के, जैसे आपने कहा कि सारी अलग अलग शेप्स हैं आईज की, लेकिन ज़्यादा अगर जिनकी छोटी आईज हैं या जिनकी बड़ी आईज है, किस तरह के उनको आईलाइनर्स लगाने चाहिए? जिनकी छोटी आईज है उन्हें बहुत पतला आईलाइनर लगाना अच्छा। चाहिए, बिकॉज देखिए ऑलरेडी आंख छोटी है, उसके ऊपर आप ब्लैक इतना ज़्यादा जब लगा लोगे तो वो और छोटा लगेगा। सो उनको इस तरह से लगाना चाहिए, या वो थोड़ा सा इलोंगेट कर लें। अगेन फेस शेप पे भी डिपेंड करता है, बट अच्छा। आपको अपनी आंख के हिसाब से मेकअप करना चाहिए हमेशा से। आंख के हिसाब से मेकअप भी, और ओवरऑल मेकअप भी आपने जो करना है वो अपने बिल्कुल। फेस के फीचर्स के हिसाब से ही करना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के कि अच्छा उसके ऊपर ये चीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे ऊपर ऐसी लगेगी, बिल्कुल भी नहीं है। आपके फेस कट और हैं, किसी और के और होते हैं, तो आप लोगों ने अपने मुताबिक करना है। हमारे साथ नेहा अकबर ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद थी। नेहा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रही है मेकअप के हवाले से, कि किस तरह हमने मानसून के मौसम में अपने मेकअप को सेटल करना है, कौन कौन सी नई टिप्स हैं जो हम अपने मेकअप के हिसाब से कर सकते हैं, उस पर बात की। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। तो अहमद हमाद साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं, और आज वो जिस किताब का तारुफ हमारे साथ करवाने जा रहे हैं उसका नाम है अरबी शायरी के 1500 साल। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब। शुक्रिया मुनीबा। आज की किताब अरबी शायरी के 1500 साल, ये बुनियादी तौर पे तो अरबी के लोगों के लिए है जो अरबी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं या अरबी में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इसको अदब के जो तलबा व तालिबात हैं या हम जैसे तालिब इल्म हैं या जिनका भी अदब से कोई ज़रा सा लगाव है, वो उनके लिए ये किताब बहुत ही अच्छी है। मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ याद आया। सबसे पहले तो इसको देखते हुए 1500 साल का जब आप अहाता करते हैं तो, और ख़ास तौर पे उर्दू ज़ुबान में जब आप अहाता करते हैं, तो आप खुर्शीद रिजवी साहब और ख़ास तौर पे मोहम्मद काजिम साहब, इनके जो तहरीरें हैं वो आपके जहन में ना आएँ, ये हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव रिसेंट टाइम्स में बहुत एक्सटेंसिव काम जो है वो इन लोगों ने किया है। मोहम्मद काजिम साहब के अरबी अदब में मुतालियात और ख़ास तौर पे जो कदीम अरबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले की जो अयाम जाहिलिया की जो अरबी है, वो अरबी शायरी, उस पर जो उनके मकालात हैं और जो मुतालियात हैं वो बड़े शानदार हैं। मोहम्मद काजिम साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मोहम्मद काजिम साहब के मुतालियात थे, उन्होंने अपने मुतालियात को अरबी के अलावा यानी अरबी शायरी के अलावा भी कुछ उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ें देखी। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा अमजद इस्लाम अमजद साहब से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि सर वो जो आपकी किताब है अक्स, वो अरबी शायरी का मंजूम तर्जुमा है और उसमें आपने मोहम्मद काजिम साहब का शुक्रिया अदा किया है, तो वो तो तर्जुमा आपने किया हुआ है, शुक्रिया क्यों अदा किया हुआ है? मैंने एक तालिब इल्माना सवाल किया। ज़ाहिर है अमजद साहब जो है हमारे बहुत सीनियर है, बुज़ुर्ग हैं और हमें बेटा कहते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि दरअसल उन तमाम अरबी जो नज़में थीं या अरबी शायरी थी, उसका जो नसर मंसूर तर्जुमा जो था वो मोहम्मद काजिम साहब ने किया हुआ था। मैंने वहाँ से उठाया और उसको मंजूम कर दिया। तो इसी तरह हमने मुन्नू भाई का मसलन देखा है कि वो निज़ार क़ुबानी की कुछ उन्होंने तर्जुमे हमारी नज़र से गुजरे हैं। तो बहुत सारा काम पाकिस्तान में हुआ है, पुरानी अरबी शायरी और नई अरबी शायरी को ढाला गया है उर्दू में। लेकिन मैं इन दिनों में देखता हूँ कि बहुत सारे अरबी की नसर के जो काम हैं वो भी पाकिस्तान में तर्जमा हुआ है। गुज़श्ता दिनों मैंने देखा कि अरबी जो ख़वातीन हैं, जो जदीद ख़वातीन हैं, वो चाहे फ़लस्तीन की हैं या इराक़ की हैं या शाम की हैं, जो अरबी में लिख रही हैं, मज़ामीन लिख रही हैं, फेमिनिस्ट पहलू के साथ जो उनका यानी उनकी जुड़त है फेमिनिज़म के साथ, उनकी जो तहरीरें हैं वो पाकिस्तान में तर्जमा हो के आई, तो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मोहम्मद काजिम साहब से बात जब भी शुरू करेंगे अरबी अदब के मुतालियात, उससे हम ज़ाहिर है वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये जो काम किया है ये प्रोफेसर डॉक्टर खालिद दाद और मोहम्मद अहमद ने किया है। मोहम्मद अहमद का नाम जब आएगा तो आपको याद होगा कि हमने मोहम्मद अहमद साहब के ये वाली इस किताब को, जदीद अरबी शायरी के रुझानात, इस किताब का हमने इसी प्रोग्राम में एक बड़ा मुफस्सल रिव्यू पेश किया था। जब ये किताब मेरे सामने आई तो मेरे जहन में आया कि हो ना हो मोहम्मद अहमद साहब की यही किताब जदीद अरबी के नाम पे इन्होंने इसका हिस्सा बना दिया होगा। तो वाकई वैसे ही हुआ कि इसमें जो कदीम शायरी है वो तो गालिबन डॉक्टर खालिद दाद साहब की ही काविश है, जिसमें कि उन्होंने कई हिस्से उसके बनाए हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है सबसे पहले सबा मुअल्लक़ात, वो जो 7 सस्पेंडेड पोएम्स हैं, वो आलीशान शायरी है।
अय्याम जाहिलिया की। उसके बाद फिर इस्लाम का ज़हूर होता है, तो इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके बाद तवील एक फ़हरिस्त है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के लोग हैं और उनके बाद के लोग हैं। उनके बाद में उमवी जो शुअराए किराम है उस दौर के, फिर अब्बासी दौर के शुअराए किराम है। फिर बहुत मज़े की बात है कि जो यहाँ बरे सग़ीर में जो लोग अरबी में लिख रहे थे उनका भी इन्होंने इहाता किया, उनका भी जिक्र किया। तो बहुत ही अच्छी किताब, मोहम्मद अहमद साहब की ये किताब पूरी की पूरी शामिल की। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ भी की हैं उन्होंने। मिसाल के तौर पे नबीला अल खतीब की किताब, वो नज़म है कहवे का कप, बड़ी अच्छी नज़म है, वो इसमें शामिल की है। जो इस किताब में शामिल नहीं थे वो इसमें शामिल की है। बहुत सारी मैंने यहाँ पे निशान लगा रखे थे। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जदीद अरबी शायरी की खूबियाँ क्या हैं। कुछ जदीद शायरी जो अरबी शायरी है उसके नमूने आपके सामने पेश करता हूँ। ए मेरे वतन, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ, लेकिन वालिय शहर ने मेरे हाथ काट दिए। एक ये नज़म, और जो बहुत ही अच्छी नज़म है जो मुझे मतलब कहते हैं कि उसकी पंच लाइन लगती है, अल्लाह अल खारज़मी पे रहम करे। ये वही मुसलमान साइंसदान है जिसने कि जो एल्गोरिदम है उसका आगाज़ किया। अल्लाह अल खारज़मी पे रहम करे जिसने सिफर ईजाद किया, इससे कुछ लोगों की कीमत लग गई। और आखिरी नज़म मुझे जगा देना, जब अवाम हुकूमत संभाल ले, जब इंसाफ बग़ैर किसी रुकावट के फैले, जब कौम बग़ैर किसी खौफ के हक बात करे। अच्छी शायरी की खूबसूरती यही होती है कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद अमान साहब। मुझे अब आप इजाज़त दीजिए, जाते जाते नारा मस्ताना कलाम है आबिदा परवीन साहिबा और असरार का, अब वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।